नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी की पुस्तक का 12वां पाठ बाजार दर्शन। गद्य पाठ है ये। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है ये। बाजार दर्शन किसके द्वारा लिखा हुआ? जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा हुआ। तो आइए पहले हम जानते हैं जैनेन्द्र जी के बारे में। जैनेन्द्र जी का जन्म हुआ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में 1905 ईस्वी में। इन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे जिनमें प्रमुख है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। ये इनके उपन्यासों के नाम हैं। जयवर्धन और मुक्तिबोध महत्वपूर्ण उपन्यास हैं ये सारे। सुनीता, त्यागपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। कल्याणी भी। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब इनके कहानी संग्रह हैं। देखो ये इनके कहानी संग्रह हैं। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब ये इनके कहानी संग्रह है। नीलम देश की राजकन्या और फांसी जैसे कहानी संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुए हैं जैनेन्द्र जी के। फिर इसके बाद कुछ इनके निबंध संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये इनके हैं निबंध संग्रह। तो इन्होंने 3 प्रकार का साहित्य लिखा: उपन्यास, कहानी और निबंध। बाकी बहुत कुछ जैनेन्द्र जी के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अभी समय का अभाव है इसलिए हम ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब हम आज जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं। बाजार दर्शन। यहाँ से देखिए, बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग है। इसमें वैचारिकता यानी विचार हैं जैनेन्द्र जी के। ये एक वैचारिक निबंध है जिसमें विचारों पर गहराई से चर्चा की गई है। लेखक ने अपने विचारों को विस्तार से समझाया है। और साहित्य सुलभ लालित्य, इसमें साहित्य सुलभ लालित्य, लालित्य यानी सुंदरता, साहित्य की सुंदरता भी है। एक तो इसमें वैचारिकता है और एक साहित्यिक सुंदरता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले शुरू हुई, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी उनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत हमें अपना गुलाम बना देती है। बस आप ये समझिए कि इस पूरे निबंध का यही सार है कि बाजार की जो जादुई ताकत है वो हमें गुलाम बना रही है। दिनों दिन हम बाजार की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। बाजार हमें भ्रमित कर देता है और हम उस भ्रम में भटक जाते हैं। यानी जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता नहीं होती वो वस्तुएं भी हम बाजार में खरीद लेते हैं। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। बाजार का लाभ हम तभी उठा सकते हैं जब हमें अपनी आवश्यकता का पता हो। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। देखो 2 तरह से हम बाजार जा सकते हैं। एक तो ऐसे कि हम पहले अपनी ज़रूरत तय करें कि हमें क्या खरीदना है, फिर हम बाजार जाएं। और एक हम ऐसे ही बाजार जाएं और वहां जाकर हम तय करें कि हम क्या क्या ले सकते हैं। तो लेखक कह रहा है कि हमें पहले अपनी ज़रूरतें तय करके ही बाजार जाना चाहिए। इसी से हम बाजार का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम वहाँ जाकर के उसकी चमक दमक में आकर के बाजार की चमक दमक से प्रभावित होकर कुछ खरीदते हैं तो असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से हम घायल हो जाते हैं। यानी हमारे मन में असंतोष पैदा होगा, तृष्णा और ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने की इच्छा पैदा होगी, हमारी कामना बढ़ जाएगी। और ईर्ष्या, हमें दूसरे लोगों से ईर्ष्या भी होने लगेगी। जो लोग ज़्यादा सामान है, जिनके पास, जो ज़्यादा खरीदते हैं, उनसे हमें ईर्ष्या होती है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें अपनी आवश्यकताएं तय करके ही बाजार जाना चाहिए। कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह इस निबंध में समझाने का प्रयास किया है लेखक ने। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र कहा है। ऐसा अर्थशास्त्र, ऐसा इकोनॉमिक्स जिससे बाजार का पोषण होता है, यानी जिससे बाजार वाली संस्कृति और ज़्यादा फलती फूलती है, ऐसे अर्थशास्त्र को लेखक ने अनीति शास्त्र कहा है। यानी ये अच्छा शास्त्र नहीं है।
अच्छा शास्त्र वो है, अर्थशास्त्र जो है, सही अर्थशास्त्र वो होना चाहिए जो उपभोक्ता को या जो ग्राहक है उसे ये समझाए कि उसे अपनी आवश्यकता अनुसार ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए, उसे फिजूल खर्ची से रोके। वो अर्थशास्त्र सही अर्थशास्त्र है, ऐसा जैनेंद्र जी का कहना है। तो अब हम इस पाठ के सार को देखते हैं। देखिए, पूरा पाठ हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम सार की बात करेंगे इस पाठ में। तो सबसे पहले लेखक ने शुरुआत में अपने एक मित्र का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि एक मित्र जब बाजार से लौटते हैं तो देखा कि उन्होंने बहुत सारा सामान खरीद रखा था। तो लेखक ने पूछा कि इतना सारा सामान, आप तो मामूली सी चीज़ खरीदने गए थे और आप इतना सारा सामान लेके आ गए। तो इस पर उनके मित्र ने कहा कि ये जो साथ में थी, यानी कि अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया कि ये पत्नी जो साथ में थी इसकी वजह से ये खरीदारी इतनी ज़्यादा हो गई। यहाँ पर लेखक ने अपना विचार व्यक्त किया है। लेखक कहता है कि लोग ज़्यादातर ये बात अपनी पत्नी पे डाल देते हैं कि उनकी पत्नी की वजह से या स्त्रियों की आदत जो है वो ज़्यादा खरीदारी की है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो है मनी बैग की, यानी कि पैसे की गर्मी। लोगों में पैसे की गर्मी है, यानी अगर आपके पास पैसा है तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो लेखक कहना चाहते हैं कि पैसे की गर्मी यानी मनी बैग ही आपको ज़्यादा खरीदारी के लिए उकसाती है। इसके बाद लेखक ने बात की है बाजार के आकर्षण पर। लेखक कहता है कि बाजार इतना आकर्षक होता है, वो भी हमें चीज़ों को खरीदने के लिए विवश कर देता है। यानी बाजार में हर चीज़ इस प्रकार से सजा कर के रखी जाती है कि व्यक्ति को जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं भी होती वो चीज़ें भी वो खरीद लेता है। और ये तभी हम इसका उपाय कर सकते हैं जब हम घर से ये तय करके जाएं कि हमें क्या खरीदना है और वह हम उसी वस्तु को खरीद के वापस आ जाएं। इसके बाद लेखक ने एक दूसरे मित्र का अनुभव हमारे साथ साझा किया है। वो कहते हैं कि एक और भी मित्र थे जो सुबह बाजार गए और दोपहर को बाजार गए और शाम तक वह बाजार से वापस आए और बिल्कुल खाली हाथ आए। तब लेखक ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप तो बाजार गए थे और कुछ लाए नहीं। तो उनके मित्र ने जवाब दिया कि बाजार में इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर लगता है कि मैं सारी चीज़ें खरीद लूँ, इसलिए सारी चीज़ें तो मैं खरीद नहीं सकता, तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। यानी एक दूसरे प्रकार के मित्र हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग होते हैं जो पूरा पैसा उड़ा देते हैं बाजार में। एक वो लोग होते हैं जो अपने इच्छाओं पर इस तरह से नियंत्रण करते हैं कि जब हम सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते तो फिर हमें बाजार की गिरफ्त में नहीं आना चाहिए। तो वो जो दूसरे मित्र हैं वो बिना कुछ लिए ही आ गए। तो उन्होंने लेखक ने कहा कि फिर आप दोपहर से शाम तक क्या करते रहे। तो उन्होंने कहा बाजार देखते रहे। और क्या करते रहे? तो बोले बाजार देखते रहे। बाजार का क्या देखा? बोले बाजार में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर अपना मन भरता रहा मैं, लेकिन मुझे किसी चीज़ को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अब इसके बाद लेखक ने बाजार के जादू की बात की है। लेखक कहता है कि बाजार का जादू रूप का जादू है, यानी कि ये वैसा ही जादू है जैसा हम किसी के रूप को देख करके उस पर मोहित हो जाते हैं। और ये तभी असर करता है जब मन खाली हो। खाली मन होने पर सब और का निमंत्रण पहुंच जाता है। बाजार जाते हैं तब अगर हमारा मन खाली है, यानी कि हमारे मन में कोई मकसद नहीं है, तो ये बाजार का जादू हमारे ऊपर बहुत जल्दी असर करेगा। या अगर हमारे मन भरा हुआ है, भरा होने का मतलब है कि हमारे मन में एक निश्चित उद्देश्य है, उसका एक मकसद है बाजार जाने का, और हम उसी मकसद की तरफ देखते रहें, उसी मकसद को ध्यान में रखें, तब ये बाजार का जादू हमारे ऊपर उतना असर नहीं करेगा। लेकिन ज़्यादा असर कब करेगा? जब मन खाली है। इसके साथ लेखक एक चीज़ और जोड़ते हैं कि अगर मन खाली है और साथ में हमारे पास पैसे भी हैं, तब तो ये बाजार का जादू फिर किसी की सुनने वाला नहीं है। यानी दो चीज़ें हमें बाजार में अनावश्यक सामग्री खरीदने के लिए उकसाती है। एक तो मन का खाली होना, यानी मन का निरुद्देश्य होना, बिना उद्देश्य के होना, और दूसरी चीज़ है हमारे पास पैसे होना।
ये दोनों चीज़ें अगर जेब भरी होगी और मन भी हमारा खाली होगा तब बाजार का जादू बहुत असर करेगा, यानी फिर हम बाजार के जादू में आ ही जाएंगे। लेकिन अगर इस जादू से बचना है तो हमें अपने मन को भरा हुआ रख के बाजार जाना चाहिए, यानी अपना एक निश्चित मकसद, एक उद्देश्य पहले तय करना चाहिए और फिर हमें बाजार जाना चाहिए। इसके बाद लेखक ने इस किताब में, इस पाठ में एक कुछ बातें कही है। यहाँ से ये काफ़ी दार्शनिक बातें हैं, दार्शनिक तरीके से लेखक ने ये बातें कही है, यानी फिलोसफर के अंदाज में कही है। यहाँ से इस पैराग्राफ से तो इसमें लेखक ने क्या चर्चा की है मैं आपको बताता हूँ। इसमें लेखक ने खाली मन और बंद मन का अंतर बताया है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ये थोड़ा सा समझने में कठिन है, आपको इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। इसमें खाली और बंद मन का अंतर बताया। बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना, शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा का है। यानी बंद मन अगर है हमारा तो ये संभव नहीं है, हम मन को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मन जो बंद है वो तो सिर्फ भगवान का मन बंद हो सकता है, यानी जिसमें इच्छाएं ना हो। अब इंसान है तो उसमें इच्छाएं तो होगी। तो बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना, और शून्य होने का अधिकार सिर्फ किसका है? परमात्मा का है। मनुष्य तो अपूर्ण है, इसलिए उसमें इच्छाएं उठेगी। इच्छा का विरोध करना झूठ है। कोई कहे कि मैंने अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से रोक लिया है, ये झूठ है। इच्छाएं रुकती नहीं है। वह डांट देकर मन को बंद करना है। अगर हम जबरदस्ती मन को बंद करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। यह लोभ को जीतना नहीं है, ये लोभ की जीत है। ये लालच को अगर कोई कहे कि मैंने अपने मन को रोक लिया है, तो ये लालच को जीतना नहीं है, ये लालच की जीत हुई है। क्योंकि मन को हम ऐसे नहीं जीत सकते, मन की इच्छाओं को हम ऐसे नहीं मार सकते। मन को बलात् बंद करना या जबरदस्ती बंद करना तो हठ योग है। इससे यह संकीर्ण और क्षुद्र होता है। हठ योग जिसमें हठ होता है, जबरदस्ती वाली बात होती है। तो लेखक कह रहा है कि अगर हम मन को जबरदस्ती रोकते हैं तो ये हठ योग है, और इससे हमारा मन और संकीर्ण हो जाता है। वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए, जबकि हमें करना क्या चाहिए? अपनी अपूर्णता, अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए। सच्चा कर्म वही है जो अपूर्णता के बोध को जगाता है। अतः हमें मन को जबरदस्ती ना रोककर उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। मन की बात भी सुननी चाहिए हमें, लेकिन मन को मनमानी छूट नहीं देनी चाहिए। यानी मन की बातों को पूरी तरह से हमें अनसुना भी नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात, मन को पूरी तरह से छूट भी नहीं देनी चाहिए कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो। ऐसा भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि मन की इच्छाओं को रोकना नहीं, अभी तो उनको नियंत्रित करना चाहिए। रोकने से वो इच्छाएं दब जाती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती है। लेकिन उनको नियंत्रित करना चाहिए, उनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। अब इसके बाद लेखक ने यहाँ से एक भगत जी नामक व्यक्ति का जिक्र किया है। ये इस पाठ में बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी हैं। भगत जी के ऊपर बाजार का जादू कोई काम नहीं करता है। भगत जी कैसे हैं? भगत जी चूर्ण बना करके बेचने का काम करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि वो कई सालों से ये काम करते हैं और उनका चूर्ण आसपास बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग उनके चूर्ण को हाथों हाथ खरीद लेते हैं, लेकिन वो रोज थोड़ा सा चूर्ण बना के लाते हैं, उससे 6 आने की कमाई करते हैं। वो 6 आने की कमाई जैसे ही उनकी पूरी हो जाती है, वो चूर्ण वहीं पर, बचा हुआ चूर्ण वहीं पर बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं, और उससे ज़्यादा वो पैसा कमाने की नहीं सोचते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं, वो जिन्होंने अपने मन को इस तरह से नियंत्रित कर लिया है कि अब पैसा उनके सामने भीख मांगता रहे, लेकिन वो पैसे को नहीं लेते। 6 आने की उनको कमाई करनी है तो वो 6 ही आने की कमाई करके और शेष चूर्ण बच्चों में बांट देते हैं। ये जो चीज़ है, ये चीज़ भगत जी में है, लेकिन हर आदमी में ऐसी चीज़ें ऐसी विशेषता देखने को नहीं मिलती है कि पैसा जो है वो उसके सामने भीख मांगता रहे कि मुझे लो, और फिर भी लेखक भगत जी जो है वो पैसे को नहीं लेते। तो ऐसा एक किस्सा उन्होंने भगत जी के बारे में बताया। साथ में उन्होंने पैसे की व्यंग्य शक्ति की बात की। उन्होंने कहा कि पैसे में एक व्यंग्य शक्ति है,
जब भी कोई पैसे वाले व्यक्ति को हम देखते हैं, या मान लो हमारे बगल से कोई कार गुजर रही होती है, मोटर गुजर रही होती है, तो उसी वक्त वो मोटर हमारे ऊपर एक व्यंग्य करके चली जाती है कि देखो ये तो मोटर है और तुम्हारे पास जो है वो साइकिल भी नहीं है। तो ये व्यंग्य हमें उसी वक्त बाजार की गिरफ्त में ले लेता है। यानी ये व्यंग्य हमें उकसाता है कि हम भी कुछ ऐसा करें, हम भी कुछ और सामान खरीदें, हम भी कुछ सुख की और चीज़ें खरीदें। तो पैसे की व्यंग्य शक्ति बहुत ही भयानक है, और ये व्यंग्य शक्ति अपने लोगों के प्रति ही हमें कृतज्ञ बना देती है। कृतज्ञ यानी एहसान फरामोश। एक तो होता है एहसान मानना, एक होता है एहसान ना मानना, वो होता है कृतज्ञ। यानी हम उसी वक्त ये सोचने लगते हैं कि ऐसे ही परिवार में मेरा जन्म क्यों हुआ, ऐसे माता पिता मुझे क्यों मिले, मुझे किसी पैसे वाले के घर में जन्म लेना चाहिए था। तो ये जो भावना ये हमें अपने ही लोगों के प्रति कृतज्ञ बना देती है। तो इस प्रकार से पैसे की व्यंग्य शक्ति की बात की है। अब फिर लेखक ने भगत जी का किस्सा हमारे सामने रखा है। वो कहते हैं कि एक बार बाजार में गया और वहाँ पर मुझे भगत जी मिल गए, लेकिन मैंने देखा कि बाजार के उस चौक में भगत जी खड़े होने के बाद भी वो इधर उधर सारी चीज़ों को देख भले ही रहे थे, लेकिन उन सारी चीज़ों की गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। भगत जी सीधे सीधे एक बाजार के आखिर में एक कोने में बनी दुकान में जाते हैं, वहाँ से जीरा और काला नमक जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है वो खरीद लेते हैं और वापस घर आ जाते हैं। पूरा का पूरा बाजार बिछा का बिछा पड़ा रह जाता है, लेकिन भगत जी पर वो बाजार कोई असर नहीं करता है। उनके लिए बाजार की अहमियत तभी तक है जब तक कि उसमें ज़रूरत की चीज़ें यानी कि जीरा काला नमक आदि नहीं मिल जाती, तभी तक भगत जी के लिए बाजार की अहमियत है। इसके बाद लास्ट में लेखक ने कहा है बाजार की सार्थकता। बाजार की सार्थकता किस बात में है? बाजार की सार्थकता है, लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। जो लोग केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग्य दे जाते हैं, वे न बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और न बाजार उनको कुछ लाभ दे सकता है। ऐसे लोग तो बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। बाजारूपन यानी चकाचौंध और दिखावे वाली बात, जिसमें दिखावा होता है, जिसमें दूसरों को ठगने की बात होती है, जिसमें घटिया चीज़ को भी ऊपर से ऐसा आवरण बना कर के बेच दिया जाता है कि आदमी एक बार आकर्षित हो जाता है। तो ये है बाजारूपन। फिर मनुष्यों में परस्पर भ्रातृत्व नष्ट हो जाता है। बाजारूपन से लोगों में प्रेम नष्ट होता है, आपसी भाईचारा नष्ट होता है और वे ग्राहक और विक्रेता बन करके रह जाते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की ताक में हो। ग्राहक और विक्रेता, बेचने वाला और ग्राहक, ये जो रिश्ता है ये ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों एक दूसरे को ठगना चाहते हैं। ग्राहक बेचने वाले को, बेचने वाला ग्राहक को ठगना चाहता है, और इसमें बाजार की सार्थकता नहीं है। बाजार की सार्थकता तब है जब ग्राहक अपनी आवश्यकता की चीज़ खरीदे और बाजार उसको वो चीज़ उपलब्ध करवाए। यही बाजार की सार्थकता है। ऐसे बाजार में शोषण नहीं बढ़ सकता, कपट सफल नहीं होता, और ऐसा व्यक्ति जो है वो बाजार को सार्थक करता है जो अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदता है। ऐसा बाजार जो हमें ग्राहक और विक्रेता के रूप में बना देता है, जिसमें बाजारूपन ज़्यादा होता है, जिसमें परचेजिंग पावर से लोग खरीदारी करते हैं, वो बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वो अर्थशास्त्र भी अनीति शास्त्र है, ऐसा लेखक ने पाठ के अंत में कहा है। तो यहाँ पर ये इस पूरे पाठ का सार है जो अभी मैंने आपको बताया है। जब लॉकडाउन खुलेगा और हम कक्षा में होंगे तब हम इस पाठ को एक एक पंक्ति से पढ़ेंगे और पूरा समझेंगे, लेकिन अभी तो हम सिर्फ इस पाठ के सार की ही चर्चा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा पाठ हमें ये बताता है कि बाजार की गिरफ्त में आने से बचना चाहिए, फिजूल खर्ची करने से बचना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ों को बाजार में खरीदना चाहिए। बाजार चाहे हमें कितना ही आकर्षित करे, लेकिन हमें बाजार की गिरफ्त में नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से भगत जी के सामने बाजार भीख मांगता रहता है,
बाजार की सारी सजी हुई चीज़ें पड़ी रह जाती है, लेकिन भगत जी सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद करके वापस आ जाते हैं घर पे। और जिस तरह वो चूर्ण जब बेचते हैं तो 6 आने से ज़्यादा अपनी बिक्री नहीं करते हैं, 6 आने होते ही वो सारा चूर्ण मुफ्त में बांट देते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है वही बाजार को सार्थक करता है, वही बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। ये इस पूरे पाठ का सार है। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।